Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to discuss about the chapter The Making of a Scientist. It is a sixth chapter of class 10th Footprint Without Feed book. And बेटा जो भी चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. If you like the video, please press the bell icon. लाइक का बटन प्रेस करेंगे और बेल आइकन इसलिए प्रेस करेंगे ताकि आपको आगे वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, सो विदाउट डिले लेट्स कंटिन्यू. First of all, I will give you a brief introduction about the scientist. Who is a scientist and what did he achieve? What was his interest? Okay. तो ये जो साइंटिस्ट थे, he was Richard Albright and he has received the CERN Scholar Award and the Schering-Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Now, ये butterflies की fascination थी, attraction था, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया में इन्होंने इतना नाम किया. ये जो एग्ज़ाम्पल है आपकी लाइफ में भी हो सकता है. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन एनीथिंग, अगर आप उसमें कंप्लीट लग जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग. ओके, सो यू फाइंड योर इंटरेस्ट और उस पर वर्क करिए. चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceeding of the National Academy of Science. जब वो 22 years के थे तभी एक फॉर्मर जो स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था कि सेल किस तरह काम करती हैं. रिचर्ड एलब्राइट जो थे वो उनके जो रूममेट्स थे उन्होंने उनके साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखा जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश कराया गया. ठीक है, अब देखिए ये पहला टाइम था जब साइंटिफिक जर्नल किसी इस तरह के कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क को पब्लिश कर रहा था. जैसे स्पोर्ट्स में होता है कि कोई that would be like making the big leagues, है ना, at the age of 15 and hitting a home run for your first time at a bat. जैसे कोई 15 साल का बच्चा अपना कोई एक रन हिट कर लेता है और अपना एक रिकॉर्ड सा बना लेता है, उसी तरह रिचर्ड एलब्राइट की लाइफ में भी इसी तरह हुआ. इट वॉज द फर्स्ट इन द लॉन्ग string of achievement in science and other field and it all started with butterflies. और ये सब जो स्टार्ट हुआ इसका सारा क्रेडिट बटरफ्लाइज को जाता है. वो एक अकेले चाइल्ड थे जो कि नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए और देयर वाज़न्ट मच आई कुड डू देयर. वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ करने के लिए. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. मतलब एक बच्चे के साथ भी मैं फ़ुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, बट एक चीज़ थी, मैं वहाँ चीज़ें कलेक्ट कर सकता था. तो इसीलिए उन्होंने जो चीज़ वो कर सकते थे उसी को उन्होंने आगे स्टार्ट किया. और बिगिनिंग में जब वो किंडरगार्टन में थे तो वो कहते हैं मैं बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था. सोचिए, वो जब किंडरगार्टन में थे यानी केजी में थे, सेम उसी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ की और उन्होंने रॉक्स को कलेक्ट किया, फॉसिल्स को कलेक्ट किया, कॉइन्स को कलेक्ट किया और वो आगे जाके ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए. ठीक है, और समटाइम्स वो ना एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, स्टार्स को घूरते हैं रात में. तो कभी कभी पूरी रात बैठ के वो स्टार गेजिंग भी किया करते थे. पहली बार ही उन्होंने एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी उनकी. ही ऑल्सो हैड अ मदर. उनके पास एक मदर थी जो उन्हें हमेशा, हर किसी के पास एक माँ होती है और उनकी भी बहुत प्यारी माँ थी जो, और उनकी टीचर भी कह लो, उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कह लो. तो उन्होंने उन्हें इंस्पायर किया कि किस तरह से वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी और उनके लिए टेलीस्कोप लाई, माइक्रोस्कोप लाई, कैमरा लेके आई, माउंटिंग मटेरियल्स लेके आई, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके आई और उन्होंने एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज. ओके, और भी कई तरीक़ों से उनकी मदद की. एंड आई वॉज दिस हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल. जब तक मेरी मदर कहती हैं कि मैं ही जब तक मैंने अपना स्कूल स्टार्ट नहीं किया था तो मैं ही रिचर्ड की साथी थी. ठीक है, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम. उसके बाद मैं उसके लिए घर पर ही दोस्तों को लाने लगी. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. और रात को हम साथ साथ चीज़ें करते थे. रिचर्ड को वो रिची कहती हैं प्यार से. रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade. जब रिची 3rd grade में था
तो उसकी फादर की डेथ हो गई और उसके बाद वो रिची ही जो था मेरी लाइफ का पूरा हिस्सा बन गया, वही मेरी लाइफ बन गया, कहती हैं। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। और हर जब भी शाम होती थी तो उनकी जो शाम निकलती थी वो डाइनिंग रूम टेबल पे निकलती थी। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। वो मदर कहती हैं उनके बारे में कि हम ऐसा कोई फिज़िकल वर्क नहीं करते थे, हम लर्निंग वाला काम करते थे। उनकी मदर कहती हैं कि उसे बहुत पसंद था लर्निंग वाला काम, किसको, रिची को, और वो कुछ सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। जब वो स्कूल गया तो स्कूल में उसकी बहुत टॉप ग्रेड्स आती थी। और एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर से। दूसरे फील्ड्स में भी वो और बच्चों की तरह ही था, ये उनकी मदर बताती हैं रिचर्ड के बारे में। बाई द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। वो कहते हैं कि जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, सेकेंड क्लास में थे, तो उन्होंने 25 स्पीसीज बटरफ्लाई के कलेक्ट किए जो कि उनके घर के पास थे। उनके नाम हैं वाइट एंड हेयर स्ट्रीक, Acadian hair streak, bronze copper, bog copper, purplish copper, बहुत सारे इसी तरह की 25 स्पेसीज थे जो उन्होंने कलेक्ट किए। That probably would have been the end of my butterfly collecting. वो कहते हैं कि मुझे इतना मोनोटोनस लगने लगा ये काम, मुझे लग रहा था कि बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो मेरा शौक़ है वो ख़त्म ही हो जाएगा। देन मेरी मदर ने क्या किया, मेरे लिए एक चिल्ड्रन की बुक लेके आई, उसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। उस बुक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। अब उसमें लिखा था कि मोनार्क जो होते हैं, हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर्स। और उस बुक ने ना मेरे लिए संसार खोल दिया, कलेक्टर्स के लिए, जो चीज़ों को कलेक्ट करते हैं उनके लिए एक नई दुनिया खोल दी। और एट द एंड ऑफ बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड, जब वो उस बुक का एंड था उसमें लिखा था कि वो जो उन जो कलेक्टर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था उसमें कि बटरफ्लाई माइग्रेट करती हैं, तो जो भी बटरफ्लाई मिले दे आर आस्क्ड टू, उनको टैग करें, दे आर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए। और वो जो उन्हें कनाडा के जो टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्काट के जो शोध के लिए तितलियों को टैग लगाने को कहा गया। अभी जो एब्राइट थे उनकी मदर रोट टू डॉक्टर अर्काट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट adhesive tags to the wings of monarch. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर अर्काट। अब एब्राइट की जो मम्मा थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर अर्काट को एक लेटर लिखा और बहुत ही जल्दी जो एब्राइट के जो हल्के चिपकने वाले टैग थे वो मोनार्कों पर पंख लगाता दिखाई देने लगा। कोई भी टैग जिस पर टैग लगी हुई तितली मिले उस टैग को डॉक्टर अर्काट को पहुंचाने के लिए कहा गया। ठीक है, अब जो बटरफ्लाई थी, बटरफ्लाई कलेक्शन था, सीजन राउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम, अगर आप उन्हें चेज करने जाते हो तो वो आप एक एक बटरफ्लाई को तो नहीं पकड़ सकते, वो कहते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाइज का जब झुंड होता था अब वो वहाँ जाते थे। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. बहुत सालों तक उन्होंने यही किया कि एक बटरफ्लाई ली, फिर उसके बाद उससे एग ने फीमेल मोनार्क लिया, उसने एग्स को हैच किया, फिर उसके बाद उनमें से प्यूपा निकला, फिर उस एग से कैटरपिलर निकला, कैटरपिलर से प्यूपा निकला, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनी। तो ये एक साइकिल सा था जो कई सालों तक चलता रहता था। उनकी जो होम में एक बेसमेंट था उसमें कई सालों तक मोनार्क किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में जाते हैं, ये सब चलता रहा। इवेंचुअली लेट मी शो यू द पिक्चर। सी, यहाँ पर नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज हैं जो उन्होंने 6 वीक में कलेक्ट किए हैं। वो कहते हैं इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज़ इंटरेस्ट
मेरा तो बटरफ्लाई को टैगिंग करने में अब इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लगा था। इट्स बहुत ही टीडियस वर्क था एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। टीडियस का मतलब होता है बहुत ही फैटिक कर देने वाला, थका देने वाला काम। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट। ही लाव्ड, हंसते हैं, कहते पूरे टाइम में यही करता रहता था। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। उसके बहुत दिनों बाद केवल 2 बटरफ्लाइज को रिकैप्चर किया गया जिन्हें मैंने टैग किया था। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो मेरे से 75 माइल्स ही दूर थी जहाँ से मैं रहता था, बहुत ज़्यादा दूर वो नहीं गई थी। Then in 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. अब क्या हुआ, जब वो 7th ग्रेड में थे तो उनको एक हिंट मिला कि रियल साइंस क्या है, और उन्होंने एक्चुअली एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वो हार गए। तो इट वॉज अ रियली, उनके लिए बहुत सैड फीलिंग थी। एंड नॉट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स ही हैड वॉन समथिंग। ठीक है, और उनको लग रहा था कि अरे यार क्यों लूज़ हो गया, क्या कमी थी। एब्राइट कहते हैं कि हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़। उन्होंने जो फ्रॉग टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्लाइड्स को दिखाया था, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। बस माइक्रोस्कोप में दिखा दिया उन्होंने। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। कहते हैं कि जो रियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनको नीट डिस्प्ले नहीं होती उनकी, बिकॉज वो तो रियल हैं, वो प्रॉपरली दिखाएंगे तो उसमें थोड़ा सा अनटाइडीनेस भी आ सकती हैं। तो जो नीट एंड क्लीन नहीं थे उनके एक्सपेरिमेंट, बट वो रियल लग रहे थे। तो ही डिसाइडेड कि नीट एंड क्लीननेस की ज़रूरत नहीं है इसमें, मुझे भी अपना रियल एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टाइम दिखाना है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। ऑलरेडी उनके अंदर थी वो स्पिरिट, लेकिन इस हादसे ने, इस इंसिडेंट ने उनको और इंस्पायर किया। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर फेयर में रियल एक्सपेरिमेंट करना है। उन्होंने कहा कि द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज इंसेक्ट वर्क आई वुड बी डूइंग इन द पास्ट 7 ईयर्स। वो जो सब्जेक्ट मैं जानता हूँ वो है इंसेक्ट पर काम करना, जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर अर्काट के आइडियाज़ लिखे एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और उन्हें सुझावों का एक ढेर आया उसके बाद। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize project in country and international science fair। और उसी वजह से उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में इनको प्राइज़ भी दिया गया। जब वो 8th ग्रेड में थे तो एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क। जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने क्या किया, एक डिज़ीज़, वायरल डिज़ीज़ था, उसका कॉज नहीं पता चल रहा था, तो और उससे बहुत सारे मोनार्क मर रहे थे हर साल। तो उन्होंने उसकी खोज की। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। उनको लगा कि डिजीज़ जो है वो बीटल के द्वारा लाया जा रहा है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। और उन्होंने क्या किया, बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रेज किया। ही ट्राई, आई डिडंट गेट एनी रिजल्ट, उनको रियल रिजल्ट नहीं मिला, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैंने प्रयोग करने का प्रयत्न किया, इस बार मैं जीत गया था। ही वॉज ट्राइंग, उनको नहीं सक्सेस मिली थी, स्टिल ही वॉज ट्राइंग। और उनको उसका रीज़न पता चला कि वो जो कैटरपिलर्स हैं, मोनार्क कैटरपिलर्स हैं, वो क्यों मर रहे हैं। द नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। अब इसका मैं थोड़ा आपको पिक दिखाऊंगी। अब उन्होंने देखा कि ये देखिए आप, जो ऊपर हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई, ये जो ऊपर है ये मोनार्क बटरफ्लाई है, और जो नीचे है वो वायसरॉय बटरफ्लाई है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर, ये वायसरॉय बटरफ्लाई है और ये मोनार्क बटरफ्लाई है। ओके, तो वो कहते हैं कि कैसे, एब्राइट कहते हैं कि कैसे उनका जो प्रोजेक्ट था, आई जस्ट वांट टू नो, कि जो बर्ड्स होती हैं वो मोनार्क को खाती हैं। वी फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। और वो जो स्टारलिंग है ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क। जो स्टारलिंग है वो सारे मोनार्क्स को खा जाती है। एंड एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द। और वो कहते हैं जो वायसरॉय होती हैं ये कॉपी होती हैं इन मोनार्क्स की। ठीक है, ये जो मैं दिखाऊँ आपको, दे आर जस्ट द कॉपी ऑफ द मोनार्क।
फिर वो कहते हैं यहाँ पर कि इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, अगर उन्हें सारे मोनार्क मिल जाएं तो वो सारे मोनार्क खा सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं 5 स्टार बटरफ्लाई से, और जो बर्ड है वहाँ की वो मोनार्क्स को खाती हैं। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल द कंट्री साइंस फेयर। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट था इसको पहला प्लेस मिला जूलॉजी डिवीज़न में। अब देखो इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जो सेकेंड ईयर था उनका हाई स्कूल का, रिचर्ड एब्राट बिगेन टू रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। उन्होंने जितने भी काम किए लाइफ, जैसे सेल्स की जो लाइफ होती है उन पर काम किए। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। उन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर देना चाहा वो बहुत सिंपल था कि किस तरह से व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, कि जो मोनार्क प्यूपा है उस पर जो 12 टाइनी स्पॉट्स होते हैं वो क्यों होते हैं। एवरीबडी, सबको लगता है कि ऑर्नामेंटल है, एब्राइट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो इनके जो स्पॉट्स हैं वो इसलिए हैं ताकि वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पॉट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, और इन्हीं हार्मोन से बटरफ्लाइज का फुल डेवलपमेंट होता है। ये जो प्रोजेक्ट था जो एब्राइट ने स्टार्ट किया था, दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंटर्ड इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। उनको थर्ड अवार्ड प्लेस मिला जूलॉजी में, और उनको एक चांस भी मिला कि वो एटमोलॉजी जो लेबोरेटरी थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम भी करें एज अ हाई स्कूल जूनियर। अब वो हाई स्कूल जूनियर के स्टूडेंट थे। रिचर्ड एब्राट कंटिन्यूज हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो कंटिन्यू रखा मोनार्क प्यूपा पर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लैब ड्यूरिंग द समर। और इसमें क्या था, उनको पहला प्राइज़ दिया गया। ठीक है, मतलब उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ये कहाँ पर मिला उनको, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लैब एंड एट द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी। बेटा आप लोग ना जितने भी इनको अवार्ड्स मिले उनको अंडरलाइन कर लेंगे अपनी जो नोटबुक में। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन year at a Harvard University, Ebright went back to the Department of Agriculture lab and did more work on hormone from the gold spots hormone. Using the lab's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure. बोलते हैं कि अगली गर्मियों में जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने पहले ईयर में एब्राइट वापस जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसमें उन्होंने जो गोल्डन जो स्पॉट्स थे जिनसे बोलते रहते हैं कि हार्मोन विकसित होते हैं उनके, और उन्हीं से उनका डेवलपमेंट होता है, इस पर काम किया। 1.5 ईयर के बाद जब उनका जूनियर ईयर था, एब्राइट को एक आइडिया आया सेल लाइफ के बारे में, और वो जब एक्सरे की फ़ोटो देख रहे थे तो उन्होंने एक केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का उन्हें दिखाई दिया। जब उन्होंने उन फोटोज़ को देखा तो एब्राइट डिडंट शाउट। एब्राइट ने बहुत ऐसे अरे यूरेका इज़ अ वर्ड जिसमें वो कहते हैं अरे आश्चर्य दिखाने वाला वर्ड, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया शाउट, जबकि उन्होंने बहुत कुछ डिफरेंट देखा था उनके हार्मोन्स को लेके कि जो केमिकल छोड़ रहे हैं उनके हार्मोन्स। बट ही बिलीव, उनको विश्वास हो गया अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन दैट फोटोज गेव हिम द आंसर ऑफ वन बायोलॉजिकल पजल। जो एक पजल थी वो फोटोज़ उनका आंसर कर रहे थे। हाउ सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ DNA, इस बात का उनको आंसर मिला। ठीक है, कि सेल किस तरह DNA को रीड करती है और उसको वो कैसे, ऐसी क्या चीज़ है जो जिससे वो रीड कर लेती है। एंड सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी, और ये जो न्यूक्लियस है सेल का ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस DNA इज़ द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। अब वो कहते हैं कि DNA जो है वो लाइफ का ब्लू प्रिंट है। एब्राइट और उसके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वोंग और वर्कड और सारी नाइट काम करते थे, पिक्चर्स ड्रॉ करते थे, कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल and to show how it could happen together they later worked the paper that explained the theory। फिर उन्होंने उन कुछ पेपर्स पे भी काम किया कि किस तरह से उनकी थ्योरी काम करती है। सरप्राइजिंग नो वन ही न्यू हिम,
कोई भी सब सोचो, कोई नहीं जानता था पहले रिचर्ड एब्राइट को जब उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ, मतलब वो अब पूरी क्लास में 1510 बच्चों की क्लास में उनका पोजीशन सेकंड था। जब वो एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, देन ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। बाद में उन्होंने अपनी थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करे, अगर थ्योरी सही हो जाती तो ये उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर। इससे बहुत सारे कैंसर और दूसरे डिजीज़ भी प्रिवेंट हो सकते थे, जो उनका थ्योरी उससे था उससे। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, ये सब एब्राइट के साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से ही सॉल्व हो पाया। उनका जो हाई स्कूल की रिसर्च थी उसका पर्पस था कि मोनार्क प्यूपा पर वो स्पॉट्स क्यों होते हैं, और यही चीज़ जो उनकी जो लाइफ के सेल्स की लाइफ कैसी होती है वो उन्हें आगे ले गई। बेटा ध्यान रखना, उन्होंने लाइफ सेल्स जो लाइफ होती है उस पर काम किया है, ठीक है। मोनार्क और प्यूपा और वाइस राय बटरफ्लाई, ये सब याद रखेंगे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही बिकम कलेक्टिंग बटरफ्लाई। वो शुरू से ही साइंस में इंटरेस्टेड थे, जब से उन्होंने बटरफ्लाई का कलेक्शन किया, और उन्होंने ये शुरू किया था केजी में। बट नो सो डीपली दैन ही हैज़न्ट टाइम फॉर अनदर इंटरेस्ट। इतना डीपली उनके अंदर किसी भी और चीज़ के लिए टाइम नहीं था। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन, वो एक डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, और वो गुड कैनोइस्ट भी थे, जो नाव को खेने वाले को कैनोइस्ट कहते हैं। ऑल राउंड आउटडोर पर्सन थे वो, ही बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, एब्राइट को उनमें क्वालिटीज़ क्या क्या थी, वो चैम्पियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, और गुड कैनोइस्ट थे। उनमें वो ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन थे, ठीक है। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट को एक स्टूडेंट के रूप में देखा गया। लर्निंग बहुत ईजी है, ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में लगा दी। ही वॉज ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वियरर, इससे सोशल, उनको एक टीचर थे, वियरर नाम था उनका, रिचर्ड ए वियरर नाम था, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, रिचर्ड ए वियरर। तो उनके जो टीचर थे उनका स्पेलिंग है बेटा RICHARD, रिचर्ड ए वियरर, WEIHERE, नाम याद रखेंगे। ये उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। ये इन्होंने इनको एडवाइस किया था। मिस्टर वियरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, वो कहते हैं वो मेरे लिए सबसे परफेक्ट पर्सन थे। उन्होंने मेरा माइंड ओपन किया न्यू आइडियाज़ के लिए। Richard would always give that extra effort. Mr. Weir said, what pleased me was that here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interests. वो कहते हैं कि मुझे जो बात अच्छी लगी वो यह थी कि ये एक ऐसा पर्सन है जो रात में 3-4 घंटे डिबेट करने के बाद और अपनी तितलियों संबंधी जो शोध हैं उनके कार्यों को दूसरी रुचियों के साथ भी करता रहता है। ये वेरर ने कहा है रिचर्ड के बारे में। रिचर्ड जो थे वो जो वेरर हैं फिर कहते हैं कि जो रिचर्ड थे वो बहुत कॉम्पिटिटिव फीलिंग रखते थे, बट बैड सेंस में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड कि जो रिचर्ड हैं वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग, उनको ये शौक़ नहीं था कि मैं जीत जाऊँ, बट उनको शौक़ था कि जो वो उन्होंने बनाया उससे उन्हें क्या सीखने को मिला। विनिंग से और विनिंग टू गेट अ प्राइज, बट ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। बोलते हैं ना, जीतना ही सब कुछ नहीं होता, जीत के बाद आपको खुशी मिलती है ना कि आपने उसमें कितना डिवोशन के साथ काम किया, तब उस जीत का मजा है। तो वो पूरा डिवोट होके करते थे, इसलिए विन होना तो स्वाभाविक है जब आप किसी चीज़ में पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, यानी ऐसा कहें कि सही कारणों की वजह से ही उन्हें बेस्ट हमें देखने को मिला कि रिचर्ड एब्राइट बेस्ट थे अपनी चीज़ों में। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। स्टार्ट विद अ great mind and curiosity and mix in the will to win for the right reason. एब्राइट हैज़ these qualities, उनमें ये सारी क्वालिटीज़ थी।
फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और जो बुक थी ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, उसने दुनिया में साइंस की दुनिया को मैं अपनी रिचर्ड को खोल के रखा। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हैज़ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और उन्होंने रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं खोई। ये जो चैप्टर है इट इज़ रिटन बाय द रॉबर्ट पीटरसन। ठीक है, तो बेटा आप याद रखेंगे। और जो भी बच्चे कुछ भी क्यूरियोसिटी है किसी भी चैप्टर को लेके, ग्रामर के किसी भी टॉपिक को लेके, इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, और पढ़ते रहिए बच्चे। अभी देखो लॉकडाउन का टाइम है, तो प्लीज़ कीप योर स्टडी ओके नाइसली। जब टाइम मिले पढ़िए। देखो स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियन। बैकेंस कहते हैं ना कि बुक्स मेक्स द मैन वाइज, है ना। तो इसीलिए स्टडी मैन को वाइज बनाती है, तो हमेशा हमें करते रहना चाहिए। बहुत वीडियो लंबा हो गया, तो अब नाउ आई हैव टू से बाय। जो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।